नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो मोटर व्हीकल एक्ट और रूल है उसका दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। बाकी दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, बाकी इससे ज्यादा जो क्वेश्चन है आप लोगों का 60 क्वेश्चन दोस्तों पार्ट 2 का ये है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर लगभग 40 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। बाकी 20 क्वेश्चन जो अगर आप लोग टेस्ट लिए होंगे, टेस्ट लेंगे तो आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखिए कवर करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल का पार्ट 2। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या करे, कंडक्टर लाइसेंस पर निम्न में से कौन सा धारा लागू नहीं होता है, ठीक है। तो जो कंडक्टर का लाइसेंस होता है ये जिस पर लागू नहीं होता है वो रहता है दोस्तों आप लोगों का धारा 2 की उपधारा 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है कि जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 मुख्य रूप से परिभाषाओं से संबंधित है और इसकी उपधारा 2 विशेष रूप से कंडक्टर लाइसेंस के नियामक ढांचे पर लागू नहीं होती, ठीक है। इसके विपरीत जो धारा 24 है कंडक्टर लाइसेंस देने की शक्ति से संबंधित है। धारा 25 जो है लाइसेंस की प्रभावशीलता से जुड़ी है। धारा 6 की उपधारा 2 भी कुछ प्रतिबंधों के संदर्भ में प्रासंगिक हो सकती है, लेकिन धारा 2(2) इस संदर्भ में पूरी तरह से असंगत है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि पहली नेविगेशन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो देखिए जो पहली नेविगेशन प्रणाली जो थी दोस्तों यह आपका था डोपलर प्रभाव का, ठीक है। देखिए पहली महत्वपूर्ण नेविगेशन प्रणालियां डोपलर प्रभाव पर आधारित थी। डोपलर नेविगेशन प्रणाली रडार या सोनार तरंगों के फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का उपयोग करके वाहन की गति और दिशा सटीक अनुमान लगाती थी। आधुनिक जीपीएस के आने से पहले विमानों और जहाजों में इसी तकनीक की प्रमुखता से उपयोग किया जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कहा गया है, कह रहा है कि चालक के दाएं व सामने सड़क पर पिछली दृश्य देखने के लिए दो दर्पण लगे होते हैं। इन दोनों में से कौन सा अधिक सटीक जानकारी देता है, ठीक है। तो एक तो दाएं व सामने सड़क पर रहता है, सड़क पर पिछले दृश्य देखने के लिए। तो इसमें दोस्तों सामने वाला जो रहता है दर्पण ये दोस्तों ज्यादा सटीक जानकारी देता है। सामने लगा हुआ दर्पण आमतौर पर एक समतल दर्पण होता है जो पीछे की वस्तुओं की वास्तविक दूरी और आकार का अधिक सटीक अभ्यास देता है। इसके विपरीत बाहरी दाएं और बाएं दर्पण उत्तल दर्पण होते हैं जिनमें वस्तुएं अपनी वास्तविक दूरी से अधिक दूर दिखाई देती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ऐसा आप लोगों के मिरर पर लिखा भी रहता है, आप लोगों को पता भी होगा। ये अक्सर ये लाइन पूछ भी लेता है, ठीक है। ताकि ड्राइवर के पीछे का जो चौड़ा क्षेत्र है दिख सके, इसलिए सटीक दूरी के लिए सामने वाला दर्पण ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। देखिए इसके क्वेश्चन के नंबरिंग पर आप लोग मत जाइएगा। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि एमवी संशोधन अधिनियम 2019 के तहत वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने का जुर्माना कितने रुपए का है। तो यह है दोस्तों आपका, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, और आप लोग व्हीकल चला रहे हैं तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपए का जुर्माना है। तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर जुर्माने की राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि एमवे संशोधन अधिनियम 2019 में किसका प्रावधान शामिल है। तो ये दोस्तों संशोधन अधिनियम जो 2019 है इसमें रोड सेफ्टी ऑडिट और इसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ गुड सेमरिटन्स, अच्छे लोगों की सुरक्षा, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन, तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, आंसर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सभी के बारे में प्रावधान है, ठीक है, शामिल है। तो 2019 के संशोधन में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑडिट, घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले नेक मददगारों को कानूनी सुरक्षा और तकनीक के जरिए चालान काटने जैसे सभी प्रावधान शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है। तो देखिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए जो सक्षम अधिकारी होते हैं वह आपका डिस्ट्रिक्ट या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रहता है। दोस्तों मैं बता दूं काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर हमें ऑफर दे दीजिए, ऑफर दे दीजिए। तो देखिए दोस्तों एनसीएल हेम ऑपरेटर का अगर आप लोग टेस्ट लेना चाहते हैं और ऑफर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं अभी तक जो एनसीएल हेम ऑपरेटर पर ये प्राइस है 149 रुपए है, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट 3 दिन से मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर मदर डे पर ऑफर दे दीजिए, मदर डे पर ऑफर दे दीजिए, लेकिन मैं कुछ समय वहां पर
घर पर था ना, इसलिए आप लोग क्लास भी नहीं आ पा रहा था। आप लोगों को पता भी होगा 2-3 दिन से क्लास नहीं आ पा रहा था, तो आज मैं बता दूं कि क्लास भी हो रहा है आप लोगों का। और ये जो छूट है ना, ये एनसीएल हेम ऑपरेटर का जो आप लोगों का है छूट, वो मैं आपको 15% का छूट दे रहा हूँ। ठीक है, 15% का डिस्काउंट पाएंगे आप। आपको बस कोड डालना है एनसीएल 2026। ये कोड अगर डालेंगे दोस्तों, आपको 15% का छूट मिल जाएगा। और ये जो छूट है दोस्तों, मात्र और मात्र 24 घंटे के लिए आपका वैलिड है। ठीक है, इसके बाद ये दोस्तों हट जाएगा, इस बात को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका मात्र, और आज जैसे 12 मई है, 13 मई तक ये आपका अवेलेबल रहेगा, यानी कि दिन और रात पूरा 13 मई तक आप अपना ये टेस्ट ले सकते हैं 15% की डिस्काउंट के साथ। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट लिए हैं, बाकी जिनको ट्रायल लेना है तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन इस तरीके से प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को मैं बता दूं, आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है एप्लीकेशन पे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जैसे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर एनसीएल का ऑप्शन दिखेगा। इस एनसीएल पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट 2026। इस पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको क्या क्या टेस्ट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, जो आप लोगों को टेस्ट यहाँ पर दिया जाएगा, यहाँ पर देखिए, जो आप लोगों का टेस्ट रहने वाला है यहाँ पर, इसमें आपको मिलने वाला है टोटल दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एनसीएल हेम ऑपरेटर के लिए एक तो आपका टेक्निकल स्पेशल टेस्ट मिलेगा, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 25 प्लस टॉपिक इसमें देखने को मिलेंगे। टोटल 75 प्लस मॉक टेस्ट मैं दूंगा। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट भी अब आप लोगों का हर हफ्ते आने वाला है। ठीक है, अब देखिए, ट्रेड का नियमित टेस्ट भी मैं डाल दिया हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि कह रहे थे सर हमें बीआरओ का भी तैयारी करना है, और फिर पता नहीं क्या क्या एग्जाम, डीपी ड्राइवर, कह रहे थे हमको और थोड़ा टेस्ट दे दीजिए। तो मैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर ट्रेड नियमित टेस्ट भी ऐड कर दिया है। आप लोग इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी बार बार टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता ना पड़े। बाकी फुल लेंथ टेस्ट आपको दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी दोस्तों 3 डाल दिए गए हैं, बाकी एक और चौथा है जो कि आपका लाइव होने वाला है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको जो 2023 में, 20 में, 18 में हुए थे, उसका पीडीएफ और सोल्यूशन मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें कि आपका रोड साइन और सेफ्टी का पूरा कंप्लीट बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें कि आपका फिगर का लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो आएगा वो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, जो आपका मोटर व्हीकल से संबंधित जितने भी हैं, इंजन से संबंधित, इसका भी दोस्तों वहां पर 3 से 4 हजार क्वेश्चन का पीडीएफ दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर के ले सकते हैं। बाकी एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अलग कैटेगरी में ही रख दिया है, आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी अब जो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई पेमेंट से इशू आता है तो आप लोग इस पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में, टेस्ट के बारे में, कि आप लोग कैसे टेस्ट ले सकते हैं। 15% का डिस्काउंट मात्र 24 घंटे के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की जो जिम्मेदारी होती है, यह क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ या जिला परिवहन कार्यालय डीटीओ की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि एक बार जब आप अपना लर्नर लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं तो यह कितने दिनों के लिए वैध होता है। ठीक है, तो ये जो वैध होता है दोस्तों, आपका 6 महीने के लिए वैध होता है। ठीक है, लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आती है, जिसके दौरान आप अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, कर मोटर वाहन जो अधिनियम संशोधन अधिनियम है 2019, इसके अनुसार ओवर स्पीड के लिए क्या जुर्माना है। तो इसके लिए ओवर स्पीड का जो जुर्माना है दोस्तों, वो है आपका 2000 यहाँ पर है। एलएमवी के लिए 1000 रुपए से 2000 रुपए, और एमजीवी के लिए यहाँ पर 2000 से लेकर 4000 रुपए तक है। ठीक है, तो इस नियम के तहत हल्के मोटर वाहनों एलएमवी के लिए 1 से 2000 रुपए, मध्यम माल वाहनों के लिए उनके लिए कितना है, 2000 से लेकर 4000 रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, करे यदि कोई चालक अत्यधिक गति से वाहन चलाने, ओवर स्पीडिंग के कारण दुर्घटना का कारण बनता है और घटना स्थल से भाग जाता है, तो मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत किन धाराओं का संयोजन लागू किया जा सकता है। ये किया जा सकता है दोस्तों धारा नंबर 184 और 187। ठीक है,
तो धारा 184 खतरनाक तरीके से वाहन चलाने ओवर स्पीडिंग सही से संबंधित है, और जो धारा 187 है यह दुर्घटना के बाद चालक के कर्तव्यों के उल्लंघन यानी कि भागने से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि मालवाहक वाहन में अधिक लोड लादने पर लगने वाले मूल जुर्माने के अतिरिक्त प्रति टन अतिरिक्त लोड पर जुर्माना क्या होता है। ये दोस्तों अतिरिक्त जो रहता है आपका 2000 रुपये होता है। एक तो आपका मूल फिक्स कर दिया जाए कि आपको इतना देना ही देना है, प्लस जितना टन आपका एक्स्ट्रा होगा वो प्रत्येक टन के हिसाब से आप लोगों का 2000 रुपये लगता है। ठीक है, तो देखिए ओवरलोडिंग के मामले में 2000 रुपये आपका कितना रहता है, मूल जुर्माना रहता है 2000 रुपये मूल जुर्माना, और इसके बाद जितना टन अतिरिक्त रहेगा उसका 2000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कहा गया है कि संशोधित मोटरयान अधिनियम 2019 की धारा 194 फर्स्ट ए के अनुसार क्या कोई वाहन भार विस्तारण के लिए जुर्माना लगाने के तत्काल बाद अपनी यात्रा जारी रख सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं, पहले भार को पुनर्व्यवस्थित करके विस्तारण को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कानून के अनुसार वाहन को तब तक आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है जब तक कि अतिरिक्त भार को हटाकर या पुनर्व्यवस्थित करके उसे सुरक्षित सीमा न लाया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 8 साल तक की आयु वाले ट्रांसपोर्ट वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र कितने के लिए वैध होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों 2 साल के लिए वैध होते हैं। ठीक है, तो नए नियमों के अनुसार 8 साल तक के पुराने परिवहन वाहनों को हर 2 साल में फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना होता है। अगला प्रश्न है अनापत्ति प्रमाण पत्र किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र ये दोस्तों किया जाता है सेक्शन 48 के तहत। तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 48 के तहत वाहन के पंजीकरण को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए एनओसी जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी धारा मानसिक रूप से अनुपयुक्त होने पर गाड़ी चलाने पर जुर्माना प्रदान करती है। तो मानसिक रूप से अनुपयुक्त होने पर गाड़ी चलाने पर जो जुर्माना प्रदान करती है वो रहता है दोस्तों आपका 186। ठीक है, तो धारा 186 के तहत यदि कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से वाहन चलाने के लिए अयोग्य है तो उसे दंडित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण की वैधता क्या है। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण की जो वैधता होती है वह 1 माह और नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अस्थायी पंजीकरण सामान्यतः 1 महीने के लिए वैध होता है, इसे विशेष परिस्थितियों में छोड़कर नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक स्थानों में राज्य सरकार की सहमति के बिना मोटर वाहन दौड़ का निषेध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा द्वारा निपटाया जाता है। तो यह निपटाया जाता है दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 189 के द्वारा। तो धारा 189 सार्वजनिक सड़कों पर बिना अनुमति के रेसिंग या गति परीक्षण करने पर रोक लगाती है और इसके लिए दंड का भी प्रावधान करती है। अब देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा कंडक्टर लाइसेंस के अनुदान के लिए अयोग्यता प्रदान करती है। ये रहता है दोस्तों आपका धारा 31। धारा 31 उन आधारों को स्पष्ट करती है जिसके तहत किसी व्यक्ति को कंडक्टर लाइसेंस प्राप्त करने के अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि बिना बीमा वाले किसी वाहन को चलाने के क्या परिणाम होंगे। तो बिना बीमा वाले वाहन को चलाने का जो परिणाम होगा वह दोस्तों 3 महीने का कारावास हो सकता है या 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है, तो बिना बीमा के वाहन चलाना धारा 196 के तहत अपराध है जिसमें जेल या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। ठीक है, संशोधन के बाद जुर्माने की राशि बढ़ गई है। ठीक है, देखिए क्षमता परीक्षण के संचालन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति कौन होता है। तो देखिए क्षमता परीक्षण के संचालन के प्राधिकृत जो व्यक्ति होता है वो आपका होता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो ड्राइविंग टेस्ट या क्षमता परीक्षण लेने का अधिकार लाइसेंस अथॉरिटी आरटीओ द्वारा नियुक्त अधिकारी के पास होता है। अगला प्रश्न मोटर गाड़ी संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एक परिवहन गाड़ी के चलाने का लाइसेंस के समय तक प्रभावी होता है। तो ये 5 साल के लिए प्रभावी होता है। ठीक है, तो 2019 के संशोधन के बाद कमर्शियल या ट्रांसपोर्ट के लिए ठीक है वैधता 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। ठीक है,
परिवहन गाड़ी की बात किया गया है, आप लोग याद रखिएगा, कमर्शियल या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जाता है जब तक कि उसके पास हल्की मोटर गाड़ी चलाने की, परिवहन वाहन चलाना सीखने की लाइसेंस कम से कम के लिए न हो। तो ये रहता है दोस्तों आपका 1 साल का। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए आवेदन करने हैं तो आवेदक के पास कम से कम 1 साल का LMV हल्के मोटर वाहन का लाइसेंस होना अनिवार्य है। एक सीखने वाले का लाइसेंस प्रभावी होगा, तो जो सीखने वाले का लाइसेंस होगा भारत पूरे इंडिया में होगा। ठीक है, तो भारत के किसी भी राज्य में जारी किया गया लर्नर लाइसेंस पूरे देश के क्षेत्र में मान्य होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की कौन सी शाखा चालक लाइसेंस देता है? ये रहता है दोस्तों सेक्शन 9। दोस्तों मैं बता दूं, जो भी छात्र हैं NCL हेम ऑपरेटर का दोस्तों अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप है NCL इन्फॉर्मेशन नाम से। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग इस ग्रुप में पूछ सकते हैं, देख सकते हैं काफी सारे स्टूडेंट हैं, तो आप लोग भी अगर आपका भी कोई डाउट है आप लोग भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कोई अपना नोट्स भी भेज रहा है, तो आप लोग भी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है मोटर गाड़ी अधिनियम की कौन सी धारा अनुमति की आवश्यकता प्रदान करती है? तो मोटर गाड़ी अधिनियम की जो धारा अनुमति की आवश्यकता प्रदान करती है ये रहता है आपका दोस्तों 66। ठीक है, तो धारा 66 के तहत किसी भी व्यावसायिक वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय नशीली दवाओं के प्रभाव में है तो कारावास की अवधि क्या है? तो कारावास की अवधि दोस्तों होगा आपका 6 महीने का। ठीक है, तो नशे की हालत में वाहन चलाने पर पहली बार धारा 185 के तहत 6 महीने तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। अस्थायी रजिस्ट्रेशन की अधिकतम मान्यता है, तो अस्थायी परमानेंट रजिस्ट्रेशन की जो मान्यता होती है दोस्तों आपका 15 साल का होता है। निजी वाहनों के लिए अस्थायी पंजीकरण शुरुआत में 15 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे रिन्यू कराना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि मोटर वाहन चलाते समय किसी के खून में परीक्षण के दौरान से अधिक अल्कोहल पाया गया है तो वह दंडनीय अपराध होगा। तो कितना होना, कितने पे हो जाएगा ये? 30 मिलीग्राम पर 100 ml। तो कानूनी रूप से वाहन चलाने के लिए रक्त में अल्कोहल की मात्रा 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त से कम होनी चाहिए। 25 नंबर है, यदि आपके वाहन के साथ में वैध नहीं है तो आप ₹10,000 के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो क्या नहीं होना है? अगर आपके पास दोस्तों PUC नहीं है, तो यदि आपके वाहन के साथ दोस्तों PUC नहीं है या फिर वैध नहीं है तो आपको 10,000 रुपये जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो नए नियमों के तहत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC न होने पर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि मोटर वाहन अधिनियम द्वारा परिवहन के रूप में मोटर वाहन के उपयोग को अधिकृत करने वाला दस्तावेज जारी किया गया है। तो यह है दोस्तों आपका परमिट। परमिट वह आधिकारिक दस्तावेज है जो वाहन को माल या यात्रियों को ढोने के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि रजिस्ट्री प्राधिकारी मोटर व्हीकल का पंजीकरण रद्द कर सकता है जब मोटर व्हीकल का, यहाँ पर हो जाएगा पंजीकरण का निलंबन 6 महीनों तक लगातार हो रहा हो। ठीक है, यदि किसी वाहन का पंजीकरण निलंबित है और वह निलंबन लगातार 6 महीने तक बना रहता है तो अथॉरिटी उसे अस्थायी रूप से रद्द कर सकती है। अगला प्रश्न है कि वाहन बीमा अधिनियम के तहत तीसरी पार्टी के बीमा में सम्मिलित होता है। तो वाहन बीमा अधिनियम के तहत तीसरी पार्टी के बीमा में जो सम्मिलित होता है वो रहता है जख्मी तीसरी पार्टी के संपत्ति का नुकसान। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है, देखिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मुख्य रूप से दुर्घटना में शामिल किसी तीसरे व्यक्ति जो आप या आपका वाहन नहीं है की चोट, मृत्यु या उसकी संपत्ति के नुकसान को कवर करता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निजी सेवा वाहन को कितने साल में एक बार दुरुस्ती प्रमाण पत्र के लिए RTO में प्रस्तुत करना होता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका 15 साल का। ठीक है, तो निजी वाहनों के लिए फिटनेस या पंजीकरण का नवीनीकरण 15 साल बाद कराना होता है। 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि आपके पास वाहन चलाने का लर्निंग लाइसेंस नहीं है, तो आपके पास वाहन चलाने का अगर लर्निंग लाइसेंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, वाहन चलाते समय जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ या पीछे बैठा सकते हैं। ठीक है,
तो लर्निंग लाइसेंस के साथ वाहन चलाने की शर्त यह है कि आपके पास ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसके पास एक श्रेणी का मतलब उस श्रेणी का वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। ठीक है। अगला प्रश्न, नए परिवहन गाड़ी को जारी किया गया समर्थता प्रमाण पत्र की विधि मान्यता की अवधि है, तो यह दोस्तों आपका 2 साल का होता है। ठीक है, न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए। तो नए परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता शुरुआत में 2 साल के लिए होता है। अगला है कि लोक मार्गों पर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम विधिक बीमा रक्षण क्या है? ये दोस्तों थर्ड पार्टी ओनली। देखिए, मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसी भी वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए कम से कम थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य है। कालातीत चालक अनुज्ञप्ति का नवीकरण बिना जुर्माना कब तक किया जा सकता है? ये रहता है दोस्तों आपका 60 दिन। ठीक है, सामान्यतः लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के 1 साल पहले या 1 साल बाद तक रिन्यू के लिए आवेदन किया जा सकता है, लेकिन बिना जुर्माने के लिए समय सीमा नियमानुसार 30 से 60 दिन की होती है। ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, इसमें दोस्तों जिस साल ये पूछा गया था उसमें इसको 60 माना था, इसलिए यहाँ पर किया गया है। ठीक है, उत्तर यहाँ से इसलिए यहाँ पर 60 है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है, वाहनों के लिए कौन सा बीमा अनिवार्य है? तो वाहनों के लिए दोस्तों यहाँ पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपका अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के अनुसार सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किसके अनुसार होता है? धारा 146 146। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पूरी वर्दी पूरा पहने हुए पुलिस इंस्पेक्टर आपके ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो वहां पर क्या करना चाहिए? आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस पेश करना चाहिए। ठीक है। कानून के अनुसार वर्दी में तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर चालक को अपना ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य जरूरी जो दस्तावेज हैं वो सब दिखाने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर आप लोग टेस्ट लेना चाहते हैं तो टेस्ट लेने के लिए दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना है, इसके बाद आपको एनसीएल वाले में जाना है, इसके बाद आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट 2026। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से जाकर के आप अपना टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा देखिए, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं सर मैंने टेस्ट ले लिया है लेकिन हमको टेस्ट नहीं मिला। तो मैं बता दूं कि जब आप लोग यहाँ से आके, जैसे कि आपने ऐप डाउनलोड किया, यहाँ से टेस्ट सीरीज पे गए, एनसीएल पे गए और यहाँ पर एनसीएल सब हेम ऑपरेटर पे क्लिक किए, फिर यहाँ पे जाके अपना टेस्ट ले लिए, तो आपको दोबारा यहाँ पर नहीं आना है टेस्ट देने के लिए। टेस्ट दोबारा देने के लिए यानी कि आप कोई भी टेस्ट देंगे तो यहाँ पर आपको सेक्शन दिखेगा माई कोर्स का। आपको माई कोर्स का ऑप्शन जो दिखेगा, इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 सेक्शन दिखेगा। एक तो दिखेगा दोस्तों माई कोर्स का, दूसरा यहाँ पर एक बगल में आपको सेक्शन दिखेगा आपको माई टेस्ट सीरीज का। तो माई टेस्ट सीरीज वाले पर क्लिक करेंगे तो पूरा जो आपका एनसीएल हेम ऑपरेटर का टेस्ट है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है। तो आप बाकी जिनको दोस्तों पीडीएफ कह रहे हैं कि हमको पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाना है, तो जिनको पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाना है वो लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लें, और उसमें दोस्तों जो पीडीएफ का पासवर्ड है वो आपका मोबाइल नंबर रहने वाला है। ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।